हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमा अत्री आपकी हिंदी की टीचर। आज से हम हिंदी भाषा यानी कि हिंदी व्याकरण के अपने टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। आज हम हिंदी का सबसे पहला टॉपिक यानी कि व्याकरण स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम वर्णमाला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम भाषा होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। भाषा के कितने रूप हैं तो वही समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है भाषा। अब भाषा कहते किसे हैं? हर व्यक्ति की, हर प्राणी की अपनी एक भाषा होती है, जिसके द्वारा वो समाज में एक दूसरे से जुड़ता है, उनके साथ अटैचमेंट करता है। यानी कि हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, हमारा जो परिवेश है, हम उसमें कब सक्षम हैं, रहने के योग्य कब हैं? जब हमारी भाषा एक जैसी होगी, यानी कि हम अपनी भाषा, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भाषा कहते किसको हैं? भाषा का अर्थ क्या है? भाषा का अर्थ होता है, भाषा की जो परिभाषा है वो क्या है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से विचारों या भावों का आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि मैं अपनी बात आपको कब समझा पाऊंगी? अगर हम लोगों की भाषा एक जैसी होगी। अगर मैं कहीं और से हूँ, आप कहीं और से हो, यानी कि हमारी भाषा नहीं मिलती, तो हम विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है वही क्या है? अभिव्यक्ति, यानी कि भावों और विचारों का आदान प्रदान। तो हम स्टार्ट करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहेंगे? वह साधन जिसके द्वारा, या हम कह सकते हैं जिसके माध्यम से, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहला है मौखिक भाषा। सबसे पहला कौन सा है? मौखिक भाषा। दूसरा कौन सा रहेगा? लिखित भाषा। पहला मौखिक और दूसरा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा का अर्थ क्या है? किसको कहेंगे? यानी कि जब हम अपने भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं और सामने वाला उसको सुनकर समझता है, तो वो क्या होगी? मौखिक भाषा। यानी कि मौखिक भाषा का अर्थ ही क्या है? मुंह से बोलकर अभिव्यक्ति। लिखित भाषा। लिखित भाषा का अर्थ क्या होगा? जब कोई व्यक्ति अपनी बात को, अपने भावों को, विचारों को लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला उसको पढ़कर समझता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा के दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा रहेगा लिखित भाषा। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन और जोड़ देंगे। मौखिक भाषा का दूसरा रूप क्या है? यानी कि मौखिक भाषा को और क्या कहते हैं? तो मौखिक भाषा को व्यवहारिक भाषा भी कहा गया है। यानी कि व्यवहार में लाने वाली मौखिक भाषा को ही व्यवहारिक भाषा कहा गया है। लिखित भाषा को ही स्थायी भाषा कहा गया है। मौखिक को हम व्यवहारिक कह सकते हैं और लिखित को हम स्थायी कह सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन एक और उठ जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, भाषा का मुख्य रूप कौन सा है? वैसे तो भाषा के दो रूप हैं, लेकिन अगर बात की जाए मुख्य रूप की, तो वो कौन सा होगा? तो भाषा का जो मुख्य रूप है वो मौखिक माना जाएगा। क्लियर हुई बात? भाषा का मुख्य रूप अगर पूछा जाए तो वो कौन सा रहेगा? मौखिक रहेगा। है दो रूप, अगर दोनों में से ही हमें एक चूज करना पड़ता है तो हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हम हर बात को लिखित तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, बोलकर भी अभिव्यक्ति होती है। या हम कह सकते हैं मानव ने बोलना पहले सीखा था, लिखना उसने बहुत बाद में सीखा। या इस तरह से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आज भी बहुत से
से लोग अनपढ़ हैं वो अपनी बात को मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो भाषा का जो मुख्य रूप है वो क्या रहेगा, मौखिक रहेगा। वैसे भाषा के दो रूप माने गए हैं। यहाँ हम एक और क्वेश्चन जोड़ते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, एक वर्ड है सांकेतिक भाषा, फिर वो कौन सा होता है। तो आइए सांकेतिक भाषा है क्या उसको भी समझते हैं। लेकिन वो भाषा का तीसरा रूप नहीं होगा। सांकेतिक भाषा जरूर होती है लेकिन वो भाषा का तीसरा रूप नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि सांकेतिक भाषा का अर्थ क्या है, यानी कि हम संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं। कुछ बातों को हम संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, सामने वाले को समझाते हैं। लेकिन हर बात को संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करना मुश्किल है, कठिन है। इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के रूपों में शामिल नहीं किया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि कंपटीशन में, यानी कि जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर सांकेतिक भाषा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या होता है, तो वो देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वह कौन सी भाषा है जो सभ्यता के आरंभ में थी, या हम कह सकते हैं सभ्यता के आरंभ में किस भाषा का प्रयोग होता था, तो वो है हमारी सांकेतिक भाषा। लेकिन हर बात को, हर अभिव्यक्ति यानी कि हर छोटी बड़ी बात को हम संकेतों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको मुख्य रूप में शामिल नहीं किया गया है। हाँ, जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक जो हम यातायात के नियम हैं, वो तकरीबन सांकेतिक भाषा में ही यूज़ होते हैं। हमने देखा होगा किसी भी हम चौराहे पर जाते हैं, रेड लाइट है तो उसका मीनिंग क्या है, ये हमें संकेतों के आधार पर पता चलता है। तो जो ट्रैफिक रूल्स हैं, नियम हैं, वो सारे सांकेतिक आधार पर ही यूज़ होते हैं। कुछ बच्चे जो दिव्यांग बच्चों जिनको बोला गया है, अंधे हैं, मूक हैं, बधिर हैं, उनको भी संकेतों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी बात। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मुख्य रूप रहेगा मौखिक। सांकेतिक भाषा होती है संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति करना ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, मौखिक भाषा के लिए क्या चाहिए, बोलना आना चाहिए और सामने वाला उसको समझ सके, हमारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा के लिए क्या चाहिए, लिखित भाषा के लिए किसकी आवश्यकता है, तो एक बार दिमाग में क्वेश्चन आता है, लिखित भाषा के लिए कॉपी और पेन की आवश्यकता है? नहीं, उससे पहले लिखित भाषा के लिए ज़रूरी नहीं है हमारे पास कॉपी या पेन है तो हम लिखित भाषा लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उससे पहले हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि लिपि का ज्ञान। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अगर लिपि नहीं होगी तो भाषा को जो वर्ण हैं उनको लिखित रूप नहीं दिया जा सकता और लिखित भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए लिपि यानी कि लिखित भाषा को ही हम किससे जोड़ देते हैं, लिपि से जोड़ देते हैं। तो ये जो लिपि है वो क्या होती है, किसको कहेंगे, तो भाषा के लिखित चिन्हों को, भाषा के जो लिखित चिन्ह होते हैं, सिंबल्स जिसको बोलेंगे, तो भाषा के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अगर लिपि ना हो तो उसको लिखना संभव नहीं है। इससे वर्ण जो होते हैं उनके सिंबल्स यानी कि जो चिन्ह हैं वो फिक्स होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो भाषा को लिखित रूप देना कठिन होगा। तो अब आगे समझते हैं लिपि। अब लिपि की बात हम करें तो हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसके अलावा अनेक भाषाएं हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि किसकी है, तो यहाँ हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो शिक्षा का दायरा है, नॉलेज का जो दायरा है वो हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अकेला हिंदी की लिपि देवनागरी है इस बात से काम नहीं चलेगा। हमें पता होना चाहिए इसके अलावा, हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि और किस भाषा की है, तो वो देखते हैं। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, संथाली, इन सब की लिपि कौन सी है, देवनागरी।
यानी कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, संथाली, ये सभी किससे जुड़ी हुई हैं? देवनागरी लिपि से जुड़ी हुई हैं। अब पंजाबी की लिपि कौन सी है? जैसे अभी बताया, हर भाषा की अपनी एक लिपि है, तो पंजाबी की लिपि कौन सी मानी गई है? तो पंजाबी की लिपि मानी गई है गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि कौन सी रहेगी? गुरुमुखी। अरबी की लिपि कौन सी है? वो अरबी की नहीं, उर्दू की लिपि। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। वैसे अरबी की लिपि अरबी ही होती है और उर्दू की लिपि फारसी होती है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी होगी? अगर हम बात करें अंग्रेजी और जर्मन भाषा की, अंग्रेजी और जर्मन की, तो इनकी लिपि है रोमन। इनकी लिपि कौन सी रहेगी? रोमन। तो अंग्रेजी और जर्मन दोनों को रोमन लिपि में लिखा जाता है। तो ये हमारी कुछ लिपि हैं, यानी कि भाषा के दो रूप। लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता है। हर भाषा की अपनी एक लिपि है। अगर लिपि नहीं होगी तो उसका साहित्य नहीं होगा। साहित्य नहीं है तो जो भाषा का मुख्य पर्पज़ है वो अधूरा रह जाएगा। कौन सी भाषा का? लिखित भाषा का। अब यहाँ एक छोटी सी बात हम और करते हैं। भाषा का ही जो दायरा है उसके अंदर क्या होता है, यानी कि भाषा से पहले एक शब्द और आता है। वो कौन सा होता है? बोली। भाषा से पहले एक शब्द और आता है, बोली। अब ये बोली किसे कहते हैं? हम कहते हैं भाई ये हमारी बोली है। तो बोली का मतलब क्या है और बोली और भाषा के अंदर डिफरेंस क्या है, एक बार वो देखेंगे, फिर हम अपनी व्याकरण को डिस्कस करते हैं। तो बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? बोली का अर्थ क्या है, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में, विशेष या सीमित क्षेत्र में माध्यम का जो साधन है, कनेक्टिविटी का जो साधन है, उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं सीमित या विशेष क्षेत्र में, यानी कि जो छोटा क्षेत्र होगा, विशेष क्षेत्र में अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, उसे बोली कहा जाता है। उसे बोली कहते हैं, उसे बोली कहा जाता है। तो बोली और भाषा में यही डिफरेंस है। भाषा किसी बड़े प्रांत की, यानी कि भाषा का जो विस्तार है वो ज़्यादा होता है, उसकी अपनी लिपि होगी, उसका अपना साहित्य भी होगा। लेकिन बोली एक विशेष यानी कि सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है, छोटा है उसका दायरा। अगर किसी बोली के अंदर यानी कि उसका दायरा बढ़ जाता है, उसमें साहित्य निर्माण हो जाता है, तो वो बोली ना रहकर भाषा या उपभाषा का रूप ले लेती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। व्याकरण किसे कहते हैं? वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान सीखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप को सीखते हैं या भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान लेते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा जुड़ जाता है। व्याकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो व्याकरण के मुख्य 4 अंग हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहला है वर्ण विचार। सबसे पहला हमारा कौन सा रहेगा? वर्ण विचार। दूसरा हमारा रहेगा शब्द विचार। तीसरा रहेगा पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। व्याकरण के मुख्य 4 अंग हैं वर्ण, शब्द,
पद और वाक्य, यही चार जो अंग हैं इनके अंदर भाषा यानी कि जो हमारी व्याकरण है उसका शुद्ध रूप है वो निहित है, शामिल है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर भाषा का जो पहला अंग है यानी कि वर्ण विचार कहें, वर्णमाला कहें, उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के प्रकार कितने हैं, वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन इसके अंदर कहाँ कहाँ निहित हैं, उनके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि वर्ण, वो कौन सी है। वर्ण पहले थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इतना छोटा सा इजी सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है लेकिन बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले हम वर्ण और ध्वनि में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है वो देखेंगे। अब वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है। ध्वनि यानी कि साउंड, मानव के मुख से जो भी आवाज़ निकली वो एक तरह से ध्वनि है, लेकिन हर ध्वनि वर्ण हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है बात, हर ध्वनि वर्ण हो ये जरूरी नहीं है। तो मानव मुख से निकली हर आवाज़ वो क्या कहलाती है, ध्वनि। अब ध्वनि और वर्ण के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या रहेगा वो समझिए। ध्वनि क्या होती है, मौखिक होती है, लेकिन जो वर्ण है वो मौखिक और लिखित दोनों तरह से यूज होते हैं। क्लियर है बात। तो वर्ण क्या है, मौखिक और लिखित, यानी कि उनको हम उच्चारित भी कर सकते हैं, लिखित रूप भी दे सकते हैं, लेकिन जो ध्वनि है वो सिर्फ मौखिक ही रहेगी। ये दोनों के अंदर जो मूल डिफरेंस है, अंतर है, वो है। चलिए अब हमारा जो व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला, उसको स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला करने से पहले ये देखिए वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं। तो ये जो टॉपिक है यानी कि हिंदी व्याकरण का बेस है, हिंदी व्याकरण का ये जो हमारा अध्याय है, टॉपिक है, वो बेस है। ये ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बल्कि 3rd क्लास से यानी कि तीसरी क्लास से शुरू हो जाता है और 10th तक और आगे जहाँ भी हिंदी यूज़ होती है वहाँ तक ही रहता है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये हिंदी के बेस का काम करेगा, हिंदी व्याकरण का बेस है। तो वर्ण है क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई। कौन सी भाषा की, लिखित भाषा की। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहें या भाषा की लघुत्तम इकाई, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण। यहाँ एक चीज और ध्यान करेंगे, वर्ण अक्षर, ध्वनि चिन्ह, या हम कह सकते हैं अखंडित ध्वनि, इन सबका मीनिंग एक ही है। वर्ण, अक्षर, ध्वनि चिन्ह और अखंडित ध्वनि, इन सब को ही क्या कहते हैं, एक तरह से वर्ण की परिभाषा माना जाता है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई माना गया है। बस आप लोगों को ये ध्यान जरूर रखना है, ध्वनि के अंदर और वर्ण के अंदर डिफरेंस है। वो सिर्फ मौखिक हो सकती है, वर्ण मौखिक और लिखित दोनों रूपों में ही काम करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण, या हम कह सकते हैं वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े यानी कि खंड नहीं होते, उसको क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। चलिए वर्ण के बाद बात आ जाती है वर्णमाला की। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूहों को, या आप कह सकते हो वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं।
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, यानी कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है वो देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 यानी कि 52 है। वर्णों की कुल संख्या 52 है, यानी कि 52 है। अब देखिए ये जो 52 वर्ण हैं ये कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, इनका वर्णन कैसे करते हैं, कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब जिन बच्चों के दिमाग में ये आया है स्वर 13 हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे भी स्वर 13 हैं कहाँ होते हैं और 11 कहाँ होते हैं। तो स्वर कितने हैं? 11। अयोगवाह ये कौन से हैं? 2। 11 हमारे स्वर, 2 अयोगवाह। व्यंजन कितने हैं? व्यंजनों की संख्या है 33। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। 2 होते हैं द्विगुण, या जिसको उत्क्षिप्त व्यंजन का नाम भी दिया गया है। तो 2 हमारे कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन, या जिसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इस प्रकार वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 52। 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। तो अब वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52 यानी कि 52। अब हम देखते हैं स्वर कौन से हैं, अयोगवाह कौन से हैं, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन में डिफरेंस क्या है, इनकी परिभाषा क्या होगी और इनके जो नाम हैं वो क्यों दिए गए हैं, इनको किस किस नाम से जाना जाता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं वो देखिए। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि, यानी कि जिनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप में क्लियर हैं, बगैर किसी की सहायता के बोली जाती हैं या लिखी जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो देखिए स्वर किसे कहेंगे? स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि स्वर कहलाती हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। एक बार वो आप देखिए, फिर उनके अंदर डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे, यानी कि 2 कौन से कम हुए हैं और कहाँ चले गए। ये मैंने बोर्ड पे लिखा है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन से स्वर हैं वो देखिए। अ, आ, ई, उ, औ, री, ए, आई, ओ, औ, यानी कि जिसको हम अपनी देसी भाषा में अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर छोटी ई बड़ी ई बोलते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये है। तो ये अपने क्या कितने हैं? 11 स्वर हैं। तो इन 11 स्वर के अंदर यहाँ मेन बात जो समझने की है वो क्या है, हम जब छोटे थे हमने स्वर 13 पढ़े, तो वो 13 से 11 में कैसे कन्वर्ट हुए, तो वो जो 2 स्वर हैं वो कौन से हैं और वो कहाँ चले गए और क्यों, रीज़न क्या है। तो स्वर क्लियर हो गए होंगे। स्वतंत्र रूप से जो ध्वनियाँ उच्चारित की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 11 स्वर हैं और 2 अयोगवाह। वो कौन से होते हैं? जो हमारा 12वां और 13वां, यानी कि जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग, जिसको हम अंगय और अह पढ़ते थे, उनको क्या 2 वर्ण बाहर निकाल दिए गए हैं, किससे? स्वर से, और उनको अलग नाम दे दिया गया है। कौन सा? अंग और अह का, यानी कि विसर्ग का। तो उसके अंदर क्या है, यानी कि जिसको अनुस्वार और विसर्ग का नाम दे दिया है, वो कौन से हैं और क्यों? यानी कि जो हमारा अंग है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार, और अह है उसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग, जिसको हम पहले अ खाली बोलते थे, वही वर्ण।
अब 11 स्वर और 2 अयोगवाह, दोनों में डिफरेंस क्या है? इनको स्वर से बाहर क्यों निकाल दिया गया? देखिए, यानी कि ये जो 2 स्वर हैं अंग और अह, इनको ना तो स्वर में काउंट किया जाता है ना व्यंजनों में काउंट किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, आ ई जितने भी स्वर हैं उनको बोलते समय हमारी जो साउंड है वो बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी बाधा के मुंह से बाहर निकलती है। यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो वो धीरे धीरे बोलना सीखता है, तो वो कभी भी व्यंजन नहीं बोलता, वो हमेशा स्वर ही उच्चारित करता है। उसके मुंह से ये नहीं है वो बचपन से, यानी कि पैदा ही पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन वो मुंह से इस तरह की आवाज़ निकालता है। यानी कि इनको बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती हैं वो बगैर किसी हवा के रुकावट के निकलती हैं। लेकिन जब हम अंग और अह बोलते हैं तो इनको बोलते समय मुंह के अंदर हल्का सा रुकावट होती है, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती। इसलिए इनको, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ये स्वर होते हुए भी काम किसका कर रही हैं? अनुस्वार और विसर्ग का। यानी कि इनका साउंड जो है, उच्चारण है, कभी स्वर की तरह और कभी व्यंजन की तरह होता है। इसलिए इनको बाहर निकाल कर एक नया नाम दे दिया है अयोगवाह। तो अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ मेन क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अनुस्वार और विसर्ग में डिफरेंस क्या है, और क्वेश्चन में नासिक्य, यानी कि अनुस्वार को हम नासिक्य कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, वो भी समझेंगे। अनुस्वार जिसके अंदर हम अंक की बिंदी लगाते हैं, यानी कि अनुस्वार क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अनुस्वार का प्रयोग किस रूप में होता है? तो अनुस्वार का प्रयोग हर वर्ण के, यानी कि अनुस्वार जो है उसका प्रयोग किस रूप में होता है? हर वर्ग के। अब ये वर्ग क्या है हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी समझेंगे। जैसे हम बोलते हैं कवर्ग, क जो लाइन है, क ख ग घ अंग जिसको बोलते हैं, च छ ज झ य जिसको बोलते हैं, तो जो लाइन जिससे स्टार्ट होती है, जिससे शुरू होती है, वो उसका वर्ग कहलाती है। तो जैसे क वर्ग की लाइन है, क की लाइन को हम क्या बोलते हैं? कवर्ग। तो हर वर्ग का पंचम वर्ण वो क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। उसका जो साउंड है वो अंक की बिंदी के रूप में होता है। तो अनुस्वार का जो है, यहाँ से हम क्वेश्चन जोड़ देंगे, अनुस्वार का उच्चारण किस रूप में होता है? तो अनुस्वार का उच्चारण हर वर्ग के, तो अनुस्वार का जो उच्चारण है वो किस रूप में होता है? हर वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में होता है। हर वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में होता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी आपको बात। अब यहाँ एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं, किससे जुड़ा हुआ है? अनुस्वार से। एग्जाम में कई बार आता है नासिक्य व्यंजन कौन से हैं, या नासिक्य व्यंजन का संबंध किससे होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, और निर्नुनासिक का संबंध किससे होता है। तो नासिक्य व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन नहीं, नासिक्य जो वर्ण हैं वो कौन से हैं? तो नासिक्य व्यंजन का संबंध केवल नाक से होता है। नासिक्य व्यंजन है जो, उनका संबंध किससे होता है? केवल नाक से होता है। अब ये नासिक्य व्यंजन होते क्या हैं? जैसे जिसके ऊपर, यानी कि जिन शब्दों के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर अंक की बिंदी लगती है उसको हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। और नाक से जो साउंड आती है अंक, जैसे हम कहते हैं नाक से आ की आवाज़ आती है, वो वाले। जैसे हमने कहा पंख, तो प के ऊपर जो ये अंक की बिंदी लगी है तो ये क्या कहलाएगा? जो पंख शब्द है, जो अंक की बिंदी है, वो किस रूप में उच्चारित हुई है? पंख, अंग। तो यानी कि ये नासिक्य व्यंजन है। कंचन, तो क के ऊपर हम अंक की बिंदी लगाते हैं। हंस, तो ये जो शब्द हैं इत्यादि, तो ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। और नासिक्य का संबंध किससे होता है? केवल नाक से होता है। यहाँ दूसरी चीज हम जोड़ देंगे अनुनासिक।
अनुनासिक जो व्यंजन है उनका संबंध किससे होगा? अनुनासिक का संबंध नाक व मुख दोनों से होता है। अनुनासिक का संबंध नाक व मुख दोनों से होता है, यानी कि वो कौन से शब्द हैं जो अनुनासिक के अंदर शामिल हो जाएंगे? नासिक के जिसके ऊपर हम अंकी बिंदी यानी कि अनुस्वार लगाते हैं, और अनुनासिक कौन से होंगे? जिनके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, क्योंकि उनका उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है, इनके दोनों के ऊपर हल्का सा दबाव रहता है। वो कौन से शब्द होंगे? जैसे यहाँ जैसे हमने लिखा हंस तो अंक की आवाज आई, लेकिन अगर हम लिखे हस, हस और ऊपर तो हम क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु, हस यानी कि हंसना। या हम लिखते हैं सांप, तो सांप लिखते समय भी इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। चांद लिखेंगे तो भी हम चांद बिंदु का यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। यही चंद्र बिंदु का जो सिंबल है उसको हम अनुनासिक के तरह यूज करते हैं। तो क्लियर हो गई होगी आपको बात। तो नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर यानी कि नासिक के वर्ण कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं जिसके ऊपर अंक की बिंदी लगे वो नासिक के हैं। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है वो अनुनासिक हैं। तो वो किससे जुड़े हुए हैं? अंकी बिंदी वाले अनुस्वार से हैं। उसी का दूसरा रूप क्या है? अनुनासिक, जिसके ऊपर चांद बिंदु लगता है, वहाँ अंकी बिंदी और यहाँ चंद्र बिंदु। क्लियर है बात? अब आगे देखिए, अब इसी से एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है। नासिक के का संबंध किससे है? नाक से। अनुनासिक का संबंध किससे है? नाक और मुख दोनों से। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है, निर्नुनासिक। ये पहला, ये दूसरा, इसके आगे ही हम देखते हैं निर्नुनासिक, यानी कि निर प्लस अनुनासिक। निर मतलब नहीं, अनुनासिक यानी कि जिसका उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है। तो निर्नुनासिक का संबंध किससे होता है? निर्नुनासिक का संबंध केवल मुख से होता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है। तो निर्नुनासिक का संबंध केवल मुख से होता है। जैसे वो कौन से शब्द होंगे? जैसे हम लिखे आवाज, इनमें नाक का यूज नहीं हुआ, आवाज ये मुंह से उच्चारित है, यानी कि अंग यानी कि अंकी बिंदी और विसर्ग यानी कि चंद्र बिंदु और अंकी बिंदु को छोड़कर जितने भी शब्द हैं जो ए आ ई से उच्चारित हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? निर्नुनासिक के अंदर हम शामिल कर देंगे। आवाज है, या हम लिखें कमरा, या हम लिखें महल इत्यादि डैश, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? निर्नुनासिक के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो अभी हमने भाषा की परिभाषा क्या है, उसके कितने रूप हैं, वर्णमाला में 52 वर्ण कौन से हैं, स्वर कौन से हैं, उनकी परिभाषा क्या है वो देखी है। अनुस्वार और किसके अंदर? विसर्ग के अंदर डिफरेंस क्या है वो हम अभी देख रहे हैं। तो अनुस्वार आपका क्लियर हो गया होगा भाई, अनुस्वार का अर्थ क्या है, और उससे जो ये 3 क्वेश्चन जुड़े हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे हर एग्जाम के अंदर। यानी कि जो ये हम टॉपिक कर रहे हैं, जहाँ हिंदी आती है उन टॉपिक के अंदर या उन एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। अनेक बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार विसर्ग और देखेंगे, विसर्ग का अर्थ क्या है और विसर्ग का उच्चारण किस रूप में होता है। एक बार 2016 या 17 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आया था कि हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में विसर्ग का उच्चारण किस रूप में होता है। तो विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको आप उच्चारित करके देख सकते हैं। हिंदी कौन सी भाषा है? हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, यानी कि इसके अंदर जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और हर वर्ण का अपना एक साउंड है, अपनी एक ध्वनि है। तो विसर्ग का उच्चारण किस रूप में होता है? विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में होता है। ह के रूप में
होता है। जैसे अब हम देखते हैं, ये मैंने एक शब्द लिखा तो इसको हम साउंड करते हैं, उच्चारित करते हैं तो ये क्या लगता है, परात। लेकिन अगर हमने यहाँ विसर्ग लगा दिया है, विसर्ग यानी कि जो ये दो बिंदी हैं जो इसका सिंबल है, ये लगा देते हैं। अब इसके साउंड यानी कि इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, प्रातः, ह की आवाज आएगी किसके जगह है, जहाँ विसर्ग होगा उसकी जगह है। या जैसे हम लिखते हैं अत, लेकिन अगर विसर्ग जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है, अतः। तो इसका मतलब क्या है, विसर्ग का उच्चारण किस रूप में होता है, ह के रूप में होता है। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारे स्वर हैं ये कितने प्रकार के हैं, इनकी संख्या आपको पता चल गई होगी। स्वर कितने हैं, 11, इनकी संख्या 11 है और 2 अयोगवा है। और आगे हम व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखें